गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और हम इससे पहले अपने 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम आ जाते हैं अपने 4th लेक्चर पे। ठीक है, और 4th लेक्चर में इस सीरीज़ में हम टोटल 400 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी सीरीज़ मिलेंगी, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम्स। कौन से जो फैक्टर्स हैं वो एल्गल ब्लूम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कौन से एल्गल ब्लूम की उसको वो करते हैं। तो फर्स्ट है फॉस्फोरस इनरिचमेंट। बिल्कुल, अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एल्गल ब्लूम ज़्यादा बढ़ेंगे। सेकंड है वार्म क्लाइमेट। यस, वार्म क्लाइमेट से भी क्या होगा, वहाँ पे जो ये एल्गल ब्लूम है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। थर्ड है लॉन्ग पीरियड ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी अगर लॉन्ग पीरियड तक रहेगी तो उससे एल्गल ब्लूम कम हो जाते हैं। ठीक है, उससे एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। इसके लिए मतलब अगर उनको ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए इंटरमिटेंट एक्सपोजर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ, मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब इंटरमिटेंट चाहिए। एक बार रोक दो फिर दे दो, फिर रोक दो फिर दे दो, मतलब आप एक लंबे टाइम तक इनको नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरमिटेंट इंटरवल्स में चाहिएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो इसकी हो जाती है रॉन्ग। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है सही, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण भी, मतलब अभी बताया कि जो वार्म क्लाइमेट है जैसे ही वहाँ पे होएगा तो क्या होगा, वहाँ पे एल्गल ब्लूम बढ़ेंगे, क्योंकि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि टॉप लेयर जो वाटर की है वो वार्म हो जाना। ठीक है, और लोअर जो वो कूल रह जाना। ठीक है, और जब दोनों लेयर आपस में मतलब मिक्स नहीं होती तो अपर लेयर मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और वहाँ पे मतलब टर्बिडिटी वगैरह की कंडीशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है। तो एल्गल ब्लूम की सबसे ज़्यादा ग्रोथ को प्रमोशन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को क्लासिफाई करना है कि इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, कौन से हैं, तो एक दिन पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कौन से हैं, क्या वेस्टर्न घाट्स हमारे इसमें आते हैं? तो येस, वेस्टर्न घाट्स आते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड नहीं आते हैं, हिमालयाज आते हैं, इंडो बर्मा आता है, और एक और उस दिन था कहाँ पर, सुंदालैंड, वो भी आती है। ठीक है, तो ये सारे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। तो 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च एंड टूरिज्म आर अलाउड इनसाइड दिस सेंचुरी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और सेकंड है ग्रेजिंग इज अलाउड इनसाइड दिस सेंचुरी। और थर्ड है ऑल लाइव स्टॉक इन एंड अराउंड दिस सेंचुरी रीजन शुड बी प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड। तो देखो, जो सबसे पहले है फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से आप वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन किस में बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑथोरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, और सेकंड है ग्रेजिंग इज अलाउड इनसाइड दिस सेंचुरी। तो याद रखना कुछ एक्टिविटीज़ उसके अंडर अलाउड नहीं होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, फायर कोजिंग हो गया, या फिर यूज़ ऑफ रिग्रेस सब्सटेंसेज, ग्रेजिंग मेनली, पोजेसन ऑफ फार्म्स, मतलब फार्म को आप वहाँ पे प्रोजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोहिबिटेड होती हैं। हंटिंग, पोचिंग तो है ही। ठीक है, और थर्ड है जितनी भी लाइव स्टॉक हैं इसके अराउंड उसको प्रॉपरली इम्यूनाइज होनी चाहिए, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है इसकी। और ये तो आपको पता ही चल गया कि जो भी ये जो जोन है, सेंचुरीज़ हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिक्लेयर होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वो करती है। और मेनली जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये IUCN की कैटेगरी 4 में आती हैं। किस में आती हैं, IUCN की कैटेगरी 4 में आती हैं। किस में आती हैं, कैटेगरी 4 में। ठीक है, तो ये भी हो जाता है कैटेगरी 4 ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है आंसर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोलता है, अरेंज दी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें नॉर्थ टू साउथ लगानी है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले बोल रखा है कि पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, बिल्कुल साउदर्न पॉइंट पे है ये वाली। ठीक है, और भीतरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्रा में है। और पीछावरम ये क्या है, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, लेकिन थोड़े से ऊपर की साइड है। तो जो ये पॉइंट कैलिमर है ये सबसे लास्ट में है। तो हमें कहाँ से काम बनाना है, नॉर्थ टू साउथ बताना है। तो पॉइंट कैलिमर सबसे लास्ट में है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉइंट कैलिमर लास्ट में है। आंसर आ गया बी। ठीक है, आंसर आ गया बी।
इसका, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं, कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि ब्लैक बक एंटीलोप। क्या है? एक ब्लैक बक एंटीलोप, ब्लैक बक एंटीलोप, ठीक है। ये है वहाँ पे, ये एंडेमिक मैमल है वहाँ का, ठीक है। और ये जो है मतलब ब्लैक बक एंटीलोप ये 2-3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल भी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्रा। पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, इन तीनों का ये स्टेट एनिमल भी है। क्या क्या यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। और ब्लैक बक एंटीलोप, ठीक है। और मेनली इंडिया, नेपाल में ही रहता है। अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ब्लैक बक एंटीलोप जो है वो लिस्ट कंसर्न है, और IUCN में वो मतलब वो, हाँ चलो IUCN में लिस्ट कंसर्न है। साइट्स में वो अपेंडिक्स 3 में आता है, ठीक है, अपेंडिक्स 3 में आता है, और शेड्यूल 1 में आता है वो, ठीक है, शेड्यूल 1 में आता है। तो ये हैं उसके क्या वो कंजर्वेशन साइट्स, ठीक है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो ये रहता ही है, याद रखना। इसके अलावा इसकी एक और साइट है जहाँ पे ये रहता है, वो है वेलावदार ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेलावदार ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में, याद रखना। तो ये गुजरात में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है, याद रखना। और स्टेट बर्ड कहाँ का है? स्टेट एनिमल कहाँ का है? पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, आंध्रा का भी है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है वो कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। व्हाट इज कॉमन अमंग द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज? इन सब में कॉमन क्या है? क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, व्हाइट बेलिड ट्रिपी एंड नीलगिरी ट्रश। नीलगिरी ट्रश, तो इन सब में कॉमन क्या है? तो ये सारी क्या हैं? वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक स्पीसीज हैं, एंडेमिक बर्ड स्पीसीज हैं सारी ही वेस्टर्न घाट्स की। तो याद रखना ये क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, व्हाइट बेलिड ट्रिपी, ये सारे क्या हैं? बर्ड्स के नाम है। नीलगिरी ट्रश ये बर्ड्स के नाम है। ये भी आ सकता है कि एनिमल्स की स्पीसीज हैं, बर्ड्स की स्पीसीज हैं, तो ये क्या है? बर्ड्स की स्पीसीज हैं, और मेनली एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। पेंटानल वेटलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इन न्यूज ड्यू टू इट्स फॉरेस्ट फायर्स। तो ये कहाँ पे है? कौन सा? पेंटानाल वेटलैंड, पेंटानाल वेटलैंड। तो ये कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में मेनली कहाँ, कौन कौन से रीजन में है? ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया। ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलिविया, इन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वर्ल्ड के अप्रोक्स 3% ग्लोबल वेटलैंड्स हैं, वर्ल्ड के मतलब या फिर ग्लोबल 3% वेटलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में बताना है प्लांट्स में। फर्स्ट है फ्लोएम इन वेस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो फ्लोएम है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं, देखो फ्लोएम किसके लिए होता है? फूड के लिए। एक दिन मैंने आपको बताया भी था, फ्लोएम मतलब फूड, ठीक है। तो ये फूड को वो करता है मेनली, फूड या फिर मतलब ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग कि फ्लोएम इनको ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड है इफ जाइलम इन प्लांट इज ब्लॉक्ड देन ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स इज सिवियरली अफेक्टेड। नहीं, जाइलम किसको करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को करता है। जाइलम किसको करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को करता है। और फ्लोएम किसको करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करता है। थर्ड है डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। बिल्कुल, डिफ्यूजन के लिए आयंस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें वो होती है, मतलब या फिर आप ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ओलिगोट्रोपिक लेक्स के बारे में बताना है। क्या होते हैं ओलिगोट्रोपिक लेक्स? ओलिगोट्रोपिक लेक्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है न्यूट्रिएंट कम होने के कारण, ठीक है। जहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होती है न्यूट्रिएंट कम होने के कारण। तो अगर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, न्यूट्रिएंट कम है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एल्गल मतलब एल्गी का जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। एल्गी का प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पे पानी क्या होगा? ज़्यादा साफ होगा, और पानी वहाँ पे ज़्यादा साफ होगा तो क्या होगा? ड्रिंकिंग क्वालिटी का पानी होगा वहाँ पे। तो बॉटम वाटर में मतलब जो भी बॉटम वाटर होगा वो भी साफ होगा, मतलब वहाँ पे एम्पल ऑक्सीजन होगी, और वहाँ पे एम्पल ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे बहुत सारी फिश स्पीशीज़ भी रहेंगी, ठीक है। और मेनली ऐसी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं? कोल्ड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ओलिगोट्रोपिक लेक्स इसका मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं? कोल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं मतलब याद रखना, ओलिगोट्रोपिक लेक्स मतलब जहाँ पे लो न्यूट्रिएंट्स हैं। लो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वहाँ पे मतलब लो न्यूट्रिएंट्स है तो वहाँ का वाटर क्या है? साफ़ है, ठीक है। वाटर वहाँ का क्या होता है? क्लियर होता है। अगर वाटर क्लियर होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में होगी बॉटम पे भी, और वहाँ पे बहुत सारी फिश स्पीशीज थ्राइव करेंगी। मेनली कहाँ पे होता है? कोल्ड एरियाज़ में ऐसा ज़्यादा होता है। कोल्ड एरियाज़ में मतलब लो न्यूट्रिएंट्स मतलब लो प्रोडक्टिविटी। तो पहला बोल रखा है इन्होंने कि दीज लेक्स हैव हाई प्रोडक्टिविटी। नहीं, हाई नहीं, लो प्रोडक्टिविटी होती है। हाई नहीं, लो प्रोडक्टिविटी होती है। सेकंड है द बॉटम वाटर ऑफ दीज लेक्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। नहीं, क्या होते हैं? एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है इनके बॉटम पे,
तो सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड है दीज लेक ओफन हैव हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, इन लेक्स की जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी हाई होती है, अभी बताया ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो आ जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, हाँ एक होते हैं मतलब ये हो गया हमारा ओलिगोट्रोपिक लेक, एक होते हैं यूट्रोपिक लेक, एक होते हैं यूट्रोपिक लेक। इसमें क्या होती है न्यूट्रिएंट की मतलब हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है मीजोट्रोपिक, मीजोट्रोपिक में इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है और लो मतलब बीच के ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या बोलता है, प्लांट सिस्ट्रम नोक्टर्नम के बारे में बताना है। सिस्ट्रम नोक्टर्नम के बारे में हमें बताना है। प्लांट मेनली क्या है, याद रखना इसको, सिस्ट्रम नोक्टर्नम को क्वीन ऑफ नाइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ नाइट्स, इसको क्वीन ऑफ नाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बताऊँ इसके बारे में, मेनली कहाँ है ये, मेनली थ्रेट पोज करता है जितने भी शोला और ग्रासलैंड हैबिटेट हैं उनको, क्योंकि ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज़ है। क्या है ये, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, याद रखना। जैसे लेंटाना वगैरह थी इन्वेजिव स्पीसीज़, ये भी क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज़ है। जहाँ पे ग्रो करेगा वहाँ पे दूसरों को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या है 60 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। देखो एक होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन होता है कि जो भी जहाँ पे भी है, जो भी एनिमल प्लांट जो भी है, जो जहाँ पे भी है उसको वहीं पे हमें प्रोटेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे एक पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, अगर हमें इसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इसके चारों ओर एक दीवार बना देंगे ताकि कोई यहाँ ना आ सके, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, आप इस प्लांट्स के सीड्स को लो और कहीं पे और उगा लो इसको, ठीक है, तो और वहाँ पे डिपोजिटरी बना दो उसकी, तो मतलब वैसे होता है, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। बाहर कहीं ले जाके उसके वहाँ को कहीं और ले जाके होता है एक्स सीटू। तो इसमें बताना है एक्स सीटू कौन सा, तो बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल एक्स सीटू है, वाइल्ड लाइफ सफारी भी एक्स सीटू है, और सेक्रेड ग्रूव्स। देखो मैंने बताया था सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट को बचाया जाता है अपनी ट्रेडिशनल मतलब नॉलेज के हिसाब से, मतलब ट्रेडिशनल मानते हैं लोग कि नहीं अगर हम इसको काटेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो उस सेक्रेड तरीके से उन पेड़ पौधों को बचाया जाता है, तो उनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। तो ये तो वहीं पे बचाए जाते हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं ले जाए जाते, तो ये इन सीटू का पार्ट है। तो थर्ड तो नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका पार्ट है, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या बोलता है, रिसेंटली बायोलुमिनेसेंट स्पीसीज ऑफ मशरूम, एक मशरूम की बायोलुमिनेसेंट स्पीसीज मिली है जिसको बोलते हैं रीडोमाइसिस फाइलोस्टेकाइडिस, ठीक है, ये इंडिया में पाई गई है। तो हमें बताना है, फर्स्ट है बायोलुमिनेसेंस इज प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू एंजाइम्स। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट का वो होना एंजाइम्स के थ्रू, और मेनली एंजाइम्स यहाँ पे कौन सा यूज होता है, लुकीफेरेज। कौन सा, लुकीफेरेज, जो मेनली लाइट को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इन नेचर बायोलुमिनेसेंस इज फाउंड इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में मिल सकती है, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल में मिलती है, लेकिन हाँ एक्वेटिक में भी मिल सकती है। और बस ये हो गया हमारा। और जो ये मशरूम मिली है ये कहाँ पे मिली है, याद रखना, ये जो मशरूम है ये हमें मिली है मेघालय में। कहाँ पे मिली है ये, मेघालय में, कहीं आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। मिन्स्क ग्रुप के बारे में बताना है। मिन्स्क ग्रुप अभी तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। मिन्स्क ग्रुप किसके लिए था, किसके लिए था, अभी जब ये चल रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान का जो उस पर नगोर्नो काराबाख रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें मिन्स्क ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो ये क्या है, ये बॉडी है टू मीडिएट द नेगोशिएशन फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से सुलझाने की एक बॉडी है, कि मतलब ताकि वो पीसफुल तरीके से सुलझ जाए। और ये बना कब, ये बना 1992 में, ठीक है, बना 1992 में। और मेनली किसने बनाया, मेनली किसने बनाया ये, मेनली बनाया है ये उसने, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप को, ठीक है, इसने बनाया है ये CSCE, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ठीक है। मेनली किसके लिए था, अजरबैजान और आर्मेनिया की कॉन्फ्लिक्ट को ही सोल्व करने के लिए था ये मेन, ठीक है। और बस यही है। हाँ एक और चीज़ याद रखना आ सकता है कि मैड्रिड प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, मैड्रिड प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, तो याद रखना मिन्स्क ग्रुप ने ही 2007 में आर्मेनिया या इनकी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि अगर आप इनको यूज़ करोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझ सकती है, तो उसको बोलते थे मैड्रिड प्रिंसिपल्स, ठीक है, मैड्रिड प्रिंसिपल उनको बोलते थे। और रिजल्ट तो आपको पता ही है, आज तक कॉन्फ्लिक्ट चली रही है, ठीक है, इसका मतलब माने ही नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा मिन्स्क ग्रुप। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्या बोलता है, पार्लियामेंट रिसेंटली पास द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने अभी FCRA बिल को पास किया है, तो हमें उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स दैट नॉट मोर देन 20% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय NGO टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर आपने करंट अफेयर्स हमारे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा, क्योंकि हाँ यह स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब 20% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड है, इट प्रोहिबिट्स पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, ये अभी ऐड हुआ है, तो ये भी अभी ऐड हुआ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर आ जाता है सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग पुल्लिकली, जो कि ओनम फेस्टिवल में होता है। पुल्लिकली का मतलब क्या होता है? ठीक है, पुल्ली मतलब होता है टाइगर और कली मतलब होता है प्ले। टाइगर प्ले मतलब एक टाइप का प्ले होता है, मतलब स्ट्रीट फोक आर्ट होती है ये। ठीक है, याद रखना ये क्या होती है, एक स्ट्रीट फोक आर्ट होती है। ठीक है, और अगर इसमें बोल रखा है कि मतलब ओनम में एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट होती है, तो उसका नाम क्या है? अभी आपने बताया था ना, कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू जो हमारे खेलो इंडिया पयट्टू। ठीक है, कलरीपयट्टू जो है वो एक मार्शल आर्ट है केरला की, जो मेनली अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी इंक्लूड हुई है। अभी मतलब फ्रेश फ्लावर से जो रंगोली बनाई जाती है ओनम पे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पूकलम। पूकोलम, पूकोलम। ठीक है, पूकोलम उसको बोला जाता है। और ट्रेडिशनल बोट रेस को वहाँ पे क्या बोला जाता है? वल्लम कली। क्या बोला जाता है? वल्लम कली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल बोट रेस को बोला जाता है वल्लम कली। ठीक है, और रंगोली जो बनाते हैं उसको बोला जाता है पूकलम। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उसको बोला जाता है कलरीपयट्टू। ठीक है, और ट्रेडिशनल स्ट्रीट फोक आर्ट को पुल्लिकली बोला जाता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्या बोलता है 65, एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन द स्टेट ऑफ होम्योस्टेटिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो ऑर्गेनिज्म है वो होम्योस्टेटिस से किस उससे मेंटेन कर सकता है? तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म को मतलब अगर अपने होम्योस्टेटिस मेंटेन करनी है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो माइग्रेट भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, कन्फर्म भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। तो सारे ही कर सकता है अगर उसको होम्योस्टेटिस करना है, अगर अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। Which of the following statements are correct regarding the general differences between यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल organisms? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। यूरी मतलब होता है ज़्यादा, और थर्मल मतलब थर्मल तो आपको पता है टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे रहने वाले, और स्टीनोथर्मल मतलब लेस टेम्परेचर में, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहने वाले। फर्स्ट है, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वाइल स्टीनोथर्मल डू नॉट। बिल्कुल, ये तो है ही। सेकंड है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर स्टीनोथर्मल। ज़्यादातर ज़्यादा टेम्परेचर को वो नहीं कर पाते, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कारोटार रूल्स क्या हैं? कारोटार रूल्स किससे रिलेटेड हैं? तो कारोटार रूल्स किससे रिलेटेड हैं? याद रखना है, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर हैं ये। कारोटार की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो कस्टम्स में क्या है? कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, रूल्स 2020। ठीक है, तो कारोटार का मतलब यही है। मतलब अगर फुल फॉर्म देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा ये रूल्स ऑफ ओरिजिन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अनड्यू क्लेम्स जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स पे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसके लिए ये। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। Which of the following are correct with reference to the effect of global warming on oceans? ओशंस में ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? आप बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ थोड़ा सा वो कर लेना, नहीं तो आज का लेक्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या क्या है? फर्स्ट है नहीं, क्या इसमें क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का ओशन पे क्या इफेक्ट होता है उसके लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बताना है। फर्स्ट है, ओशंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव बिकम वार्मर देन दैट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ये मतलब अभी एक मतलब IPCC की 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। ठीक है, IPCC की एक 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग 2013 में ये आई थी। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ओशंस जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और मतलब जो फ्रेश वाटर एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे सोल्ट वाटर है वहाँ पे सोल्ट वाटर ज़्यादा हो रहा है।
क्योंकि जहाँ जो रेनी एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बढ़ रही है और जहाँ पे ड्राई एरियाज़ है वहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। वेटलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड। वेटलैंड हमें क्या क्या मतलब वो प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट्स। स्टोर हाउस ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल, यस ये भी होते हैं। सेकंड है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये भी करते हैं। और थर्ड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। स्वैम्प इकोसिस्टम के बारे में बताना है। कल परसों ही बताया था, कल ही के उसमें था कि स्वैम्प, मार्शेज, बोग और फैन के बीच में हमें मैच दी फॉलोइंग करने थे। तो उसमें था कि स्वैम्प आर करेक्टराइज्ड बाय मिनरल सॉइल, यहाँ पे जो है वो मिनरल सॉइल पाई जाती है, यस। सेकेंड है प्लांट लाइफ इन स्वैम्प लार्जली कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस, नहीं यहाँ पे क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं। और मार्शेज में क्या मतलब ग्रासेस कहाँ पे होती हैं, मार्शेज में होती हैं, मार्शेज में होते हैं ग्रासेस। ठीक है, तो सेकंड हो गया रॉन्ग, फर्स्ट हो गया करेक्ट। थर्ड है द लार्जेस्ट स्वैम्प इन द वर्ल्ड इज अमेजन रिवर फ्लड प्लेन, बिल्कुल लार्जेस्ट स्वैम्प है ये, तो आंसर आ गया सी। ठीक है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। सीवेड्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल हैं ये, बिल्कुल सही है, ये भी है। सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में ये हेल्प करते हैं, बिल्कुल। और थर्ड है इफेक्टिव बाइंडिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसमें भी हेल्प करते हैं। तो तीनों ही सही है, आंसर क्या आ जाता है हमारा डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है हमारा डी, इसका आंसर। ठीक है, तो सीवेड्स के बारे में हमारा ये हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 हमें क्या बोलता है कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इट्स सीक टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है, बिल्कुल ये करना चाहता है। सेकंड है इट केटर्स ओनली टू ग्रोथ ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड इनलैंड फिशरी, नहीं फ्रेश वाटर भी, इनलैंड भी, मैरीन भी, हर एक टाइप के इकोसिस्टम को ये प्रमोट करना चाह रहा है। तो ओनली वाली स्टेटमेंट मतलब गलत हो गई। ठीक है, फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया बी। थर्ड देख लेते हैं, इसका मतलब इट एम्स टू इंक्रीज फिशरी एक्सपोर्ट अर्निंग्स टू 1 लाख करोड़ बाई 2024 टू 2025, बिल्कुल ये 2024-25 तक जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो 1 लाख करोड़ तक पहुँचाना चाहते हैं, बिल्कुल इसका एम ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा क्या है, ये 55 लाख एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना चाहते हैं इसके थ्रू, 55 लाख एम्प्लॉयमेंट। और फार्मर्स की इनकम डबल करने की भी बात चल रही है, जो फिशरीज़ वाले फार्मर हैं उनकी फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करने की बात चल रही है। और याद रखना यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को 20 to 25% से 10% तक रिड्यूस करने हैं वो। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टेज लॉसेज को कितना रिड्यूस करना है, 20 to 25% से 10% तक रिड्यूस करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन। कौन सा वो नहीं है क्राइटेरिया जिससे कि हम रामसार को वो कर सकें, डेजिग्नेट कर सकें किसी साइट को। फर्स्ट है इट शुड सपोर्ट एनी वर्नरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, नहीं ये तो है तरीका। सेकेंड है इट शुड बी रेगुलरली सपोर्ट 1000 और मोर वाटर बर्ड्स, तो याद रखना ये 1000 नहीं है, ये है 20,000 वाटर बर्ड्स, मतलब ये 20,000 से ज़्यादा, 20,000 या 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स अगर सपोर्ट कर रहा है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, 20,000 का क्राइटेरिया है। तो थर्ड भी है इट सपोर्ट टू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ और प्रोवाइड्स रिफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। और डी है इट सपोर्ट टू 1% ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज। तो ये सारे ही हैं। वेटलैंड के बारे में मैं पहले भी करा चुकी हूँ, क्या क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। टोटल मैक्सिमम डेली लोड, टोटल मैक्सिमम डेली लोड किससे रिलेटेड है, टोटल मैक्सिमम डेली लोड किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट दैट ए वाटर बॉडी कैन रिसीव एंड स्टिल मीट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं टोटल मैक्सिमम डेली लोड। मतलब एक वाटर बॉडी में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेंट डाल सकते हो ताकि उसकी वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल मैक्सिमम डेली लोड। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रोल्स प्लेड बाय डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है ऑक्सिन्स प्रमोट रूटिंग इन दिस स्टेम कटिंग, जो ऑक्सिन्स हैं वो रूटिंग इन स्टेम कटिंग को करते हैं, बिल्कुल, और ये लेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। सेकंड है जिब्रेलिन्स प्रमोट सेल इनलोंगेशन एंड शूट ग्रोथ, जिब्रेलिन्स जो हैं ये भी ये करते हैं, बिल्कुल। थर्ड है इथाइलिन प्रमोट्स सीनेसेंस इन लीव्स एंड हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल इथाइलिन भी इसमें हेल्प करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा एक और होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है मेनली। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और एडवेंटिशियस जो शूट होती है उसमें बनने में हेल्प करता है। एक होता है एब्सिसिक एसिड,
एब्सिसिक एसिड, ये मेनली डोरमेंसी को कंट्रोल करता है। बर्ड्स और सीड्स में जो डोरमेंसी होती है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल डोरमेंसी। और क्या करता है ये, और ये शूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है शूट ग्रोथ को, ठीक है, शूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और क्या करता है ये, और वाटर लॉस को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट वाटर लॉस, ठीक है। तो ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। गैंगेटिक डॉल्फिन बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, सुसु भी जिसको बोलते हैं बताना है। दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड कम टू सरफेस टू ब्रीथ, ये जो है फ्रेश वाटर होती हैं और सरफेस पे आते हैं, बिल्कुल। दे आर इफेक्टिवली ब्लाइंड एंड प्राइमरली यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू कम्युनिकेट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करती हैं। और IUCN में इनका क्या स्टेटस है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। स्पाइस बताना है और वो कौन से प्लांट पार्ट से बनता है वो बताना है। सबसे पहले है सैफरन। सैफरन किस से बनता है, याद रखना, सैफरन सीड से नहीं बनता, ये फ्लावर से बनता है, ठीक है, फ्लावर से बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ गया बी। इसका मतलब टर्मरिक किससे बनती है, राइजोम से ही बनती है। सिनेमन कहाँ से बनता है, बार्क से ही बनता है। टर्मरिक और जिंजर दोनों ही किससे बनती हैं, राइजोम से बनती हैं, ठीक है। और भी कुछ हैं, जैसे कि मिंट है, मिंट कहाँ से आता है, लीफ से, ठीक है। और चिल्ली मिर्ची जो होती हैं, या फिर कार्डमोम, ये क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और बल्ब नहीं, ये जो ओनियन होते हैं, ओनियन या गार्लिक, ये क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। और क्यूमिन सीड मान लो, और फेन्यूग्रिक और कोरिएंडर, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे सीड्स होते हैं। ब्लैक पेपर नहीं बताया शायद, जो ब्लैक पेपर होता है वो क्या होता है, वो बेरी होती है। ब्लैक पेपर क्या होती है, बेरी होती है। तो हाँ, एक होती है क्लोव क्या होती है, बर्ड होती है। तो ये सारे बता दिए हैं, 3 दे रखे थे और इतने सारे बता दिए, तो आप इनको भी देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे आपको। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अफ्रीकन बेबोब ट्री के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है इट इज़ कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ, इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल। इट कैन लिव फॉर मोर देन 1000 ईयर, बिल्कुल रह सकता है। थर्ड है इट कैन स्टोर ह्यूज कैपेसिटी ऑफ वाटर इन देयर रूट्स, याद रखना ये रूट्स में वाटर स्टोर नहीं करता, ये स्टेम्स में वाटर स्टोर करता है, स्टेम में, ठीक है। तो थर्ड ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और फोर्थ है इसको अपसाइड डाउन ट्री भी कहते हैं, बिल्कुल ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, सी नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताना है, बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताना है, ठीक है। देख लेते हैं अभी बायो प्रोस्पेक्टिंग। इट इज़ काइंड ऑफ कमर्शियल वेंचर फॉर यूटिलाइजिंग प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल कम्युनिटी एज ए यूजेबल कमोडिटी, बिल्कुल। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि बायो रिसोर्सेज को मतलब मेनली उनका सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड सर्च करके और उनका कमर्शलाइजेशन कर देना, मतलब उन पे रिसर्च करना और उनका कमर्शलाइजेशन कर देना ताकि मैक्सिमम सोसाइटी तक उसके बेनिफिट्स पहुंच सकें, ठीक है, उसके लिए ये। सेकंड है इट इज़ रेगुलेटेड बाय द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स नागोया प्रोटोकॉल, ये जो है इसके थ्रू रेगुलेट होता है, बिल्कुल ये इसके थ्रू ही रेगुलेट होता है। अगर इसने बोला है कि UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, देखो एक बोला नागोया प्रोटोकॉल, इसके नोट्स ही बना लेते हैं, ठीक है, इसके नोट्स ही बना लेते हैं। क्या सबसे पहले देखते हैं UNCBD के बारे में, ठीक है, सबसे देखते हैं UNCBD के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये कब बना था, 1992 में बना है। कहाँ पे बना है, रियो में बना है, रियो की अर्थ समिट में, ठीक है। और फोर्स में कब आया, 1993 में, ठीक है, ये 1993 में फोर्स में आया। उसके बाद इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया, इंडिया का इसका मेंबर है, यस इंडिया मेंबर है इसका। कब रेटिफाई किया, 1994 में, ठीक है, याद रखना इसको। ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है क्या, यस इसके जो प्रोविजंस है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके देखो जो वो थे UNFCCC और UNCCD डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज वाले, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, बोन जर्मनी में। कहाँ थे, बोन जर्मनी में। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे हैं इसके, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और आपको और क्या बताऊँ मैं, USA इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, USA फेमस कंट्री है, वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और मेनली ये किसके लिए है, इंडिया में देखो ये तो हो गया UN का। इंडिया में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से रूल्स के अंदर ये वो होता है, मतलब डायरेक्ट होता है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2002 के अंदर ये रेगुलेट होता है। और बायोडाइवर्सिटी रूल्स के 2002 के अंदर इसको रेगुलेट करने के लिए एक ऑथोरिटी भी बनाई गई है जिसको बोलते हैं नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑथोरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑथोरिटी,
ठीक है। ये ऑथोरिटी भी बनाई गई है इसी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी। और कब बनाई थी इंडिया ने? ये 2003 में ही बना दी थी, ठीक है, इस एक्ट के अंडर 2003 में बना दी थी। अब ये तो हो गया, इसी के अंडर है ना नगोया प्रोटोकॉल आया, एक आया नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल कब आया? ये आया 2010 में, ठीक है। कब आया? 2010 में, जब कोप CBD की 10th मीटिंग चल रही थी, ठीक है, 10th मीटिंग चल रही थी। और मेनली क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, ये भी लीगली बाइंडिंग है। और ये 2010 में आया और फोर्स में कब आया? 2014 में ये फोर्स में आया है, ठीक है। इंडिया ने कब साइन किया? इंडिया ने कब साइन किया? इंडिया मेंबर है, यस, नगोया प्रोटोकॉल का इंडिया मेंबर है। और इंडिया ने 2011 में इसको रेटिफाई किया था, ठीक है, 11 में इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था। और क्या ये CBD का सेकंड प्रोटोकॉल है? CBD का पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कौन सा है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो LMO क्या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए आया था 2000 में जो आया था, ठीक है। ये भी इसके ही अंडर है, इसके UNCBD के अंदर, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल हो गया। इसके अलावा नगोया प्रोटोकॉल से अयाची टारगेट्स भी जुड़े हुए हैं, अयाची टारगेट्स भी इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से। तो ये हो गया हमारा, सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस, तो नगोया प्रोटोकॉल मेनली बायोसेफ्टी के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है, ठीक है। मेनली नगोया प्रोटोकॉल की अगर फुल बोले तो नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर एंड equitable sharing, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, arising from their utilization, ठीक है। ये मेनली बायोसेफ्टी के लिए ही सारे। तो ये है हमारा नगोया प्रोटोकॉल और ये है हमारा UNCBD, ठीक है। ये है UNCBD और ये है नगोया प्रोटोकॉल और ये है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, सारे बायोसेफ्टी के लिए हैं, ठीक है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी 2003 में बनी थी। और ये नगोया के बारे में जितनी चीज़ें सारे देख लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए, ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, नगोया, UNCBD, आंसर आ गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन इन ऑर्गेनिजम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, इट इज़ प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस होती है जहाँ किसी एरिया में जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते, सक्सेशन वहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड है, इन सक्सेशन सीरियल स्टेजेस देयर इज इंक्रीज इन बायोमास एज वेल एज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो भी बढ़ती है, बिल्कुल, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बढ़ती है और बायोमास भी बढ़ता है, तो दोनों ही बढ़ती है। आंसर आ गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। सिंगापुर कन्वेंशन किसके लिए है? सिंगापुर कन्वेंशन किसके लिए है? तो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये क्वेश्चन भी हमारा पहले हो चुका है। तो सिंगापुर कन्वेंशन किसके लिए है? सिंगापुर कन्वेंशन है मीडिएशन के लिए। किसके लिए है? इंटरनेशनल जो लफड़े होते रहते हैं उनके मीडिएशन के लिए। तो फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ठीक है, मीडिएशन के थ्रू, तो मतलब इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए है हमारा ये, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, ये तो है चलो हमारा इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। और भी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कन्वेंशंस बताए थे, जैसे कि एक था लंदन कन्वेंशन। लंदन कन्वेंशन किसके लिए था? ये मैरीन पोल्यूशन के लिए था, मैरीन पोल्यूशन के लिए था। एक था हमारा शिकागो कन्वेंशन, एक था हमारा शिकागो कन्वेंशन, ये किसके लिए था? सिविल एविएशन के लिए था, ठीक है, किसके लिए था? सिविल एविएशन के लिए था। एक था हमारा वियना कन्वेंशन, वियना किसके लिए था? ओजोन के लिए था। एक था हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम किसके लिए था? ये POP के लिए था, मतलब कन्वेंशन बोल रही हूँ, ठीक है। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, वो अलग थी, वो थी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 3-4 कन्वेंशन जो हमने किए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। आज तो कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हमें बात करनी है। फर्स्ट है एडेनिन डेरिवेटिव, सेकंड है एब्सिसिक एसिड, थर्ड है टर्पीन्स। तो कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं? तो याद रखना, ये तीनों ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, तीनों ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि आपको प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैसे भी हो सकते हैं, वो ग्रोथ प्रमोटिंग भी हो सकते हैं और वो ग्रोथ इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटिंग में आते हैं तीन आते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग में। एक होते हैं ऑक्सिन्स, एक होते हैं जिब्रेलिन्स और एक होते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर में 2 आते हैं, एक आते हैं इथाइलिन और एक आते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग, ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में और भी आते हैं, जैसे कि एडेनिन हो गए, ठीक है, टर्पीन्स हो गए, उसके अलावा हमारे हो गए इंडोले कंपाउंड्स, इसके अलावा कैरोटीनोइड डेरिवेटिव्स, ठीक है।
तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बिल्कुल, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है उसका प्लेटफॉर्म है। सेकंड है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड इंडिया। तो याद रखना, केवल और केवल इंडिया ने इसको लॉन्च किया, कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नहीं किया। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने, इंडिया की पावर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेनली क्या है, ये अल्टरनेटिव मॉडल है पावर को सेल करने का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर के द्वारा। मतलब अगर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के पास ज़्यादा पावर है तो वो उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट में बिना लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए, ठीक है। और मेनली जो इसमें ट्रांजैक्शंस होंगे वो बायलेटरल होंगे, ठीक है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बायलेटरल होंगे। और मेनली जो सोलर रिपर्चेज एग्रीमेंट है और जो नॉन सोलर रिपर्चेज एग्रीमेंट है वो सारे डिफरेंट, मतलब अलग सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी होती रहेगी। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि इंडिया के टारगेट्स हैं। क्या टारगेट्स हैं, 175 गीगावाट हमें 2022 तक करनी है, और 450 गीगावाट हमें कब तक करनी है, 2030 तक करनी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स थे, तो इसीलिए ये शायद 2020 है या 2022 है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैव बीन रिपोर्टेड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। इंडिया में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पे मिली है, तो याद रखना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिली है, और नंबर में भी सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में ही मिली है, ठीक है। कॉर्बेट के अलावा इसके एक और चीज़ बताइए कि 2014 से 2018 के बीच में 33% इंक्रीज़ हो गया टाइगर्स के उसमें नंबर में, ठीक है। और इंडिया में वर्ल्ड के 70% जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो यही है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या बोलता है कि देखो, ये तो हमारा क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको टाइगर के बारे में कुछ और चीज़ें थोड़ी लिखवा देती हूँ, ठीक है, ताकि टाइगर का हमारा जो ये कंसेप्ट है ये बार बार ना आए, ठीक है, अभी खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो, टाइगर का सबसे पहले अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है ये, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। ये है इसका कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक है M-STRIPS प्रोग्राम, ये हो गया इसका कंजर्वेशन स्टेटस। फिर आता है एक M-STRIPS प्रोग्राम, ये भी इसी के लिए इसी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। मेनली इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स एंड इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये टाइगर के कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है, M-STRIPS प्रोग्राम, ठीक है। और क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई है इसको कंजर्व करने के लिए। और क्या है कि एक समिट चल रही थी, पिट्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में, ठीक है, 2010 में। इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया T/2, मतलब टाइगर/2, मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन को हमें डबल करना है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या चल रहा है, एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव भी चल रहा है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये किसका इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसका है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। तो इसको बाद में क्या हुआ, जब नीड फेल्ट की गई तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल बनाएगी एक, ठीक है, कि ग्लोबल इनिशिएटिव काउंसिल बनाएगी। जब वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया कि मैं आपको अब सेक्रेटरीट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो GTI एक काउंसिल बनी। उसने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बनाएगी ग्लोबल टाइगर फोरम टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, और एक बनाएगी ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए बनाया गया। तो ये 2 चीज़ें इसके अंडर बनाएगी। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्टेड इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके अलावा क्या चलाया गया, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, 1973-72 में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो इतने सारे जो ये इनिशिएटिव्स हैं टाइगर के कंजर्वेशन के लिए हैं, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस भी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये है इसका कंजर्वेशन स्टेटस, और ये हैं प्रोग्राम्स जो कि उसके लिए चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब आ जाते हैं हम अपने 85 पे। 85 हमें क्या बोलता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च्ड बीम्स प्रोग्राम। इन्होंने बीम्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है, ये बीच कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये बीम्स जो है वो इको लेबल है इंडिया का, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो वो है
बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इको लेबल है इंडिया का। और किसकी लाइंस पे बनाया इंडिया ने, ये किन लाइन पे बनाया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ना, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो वर्ल्ड में चलती है, ये उसके इको लेबल चलता है, उसके बेसिस पे इंडिया ने ये बनाया है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के अंडर है, ICZM प्रोजेक्ट के अंडर है, ICZM मतलब इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के ये अंडर बना है, ठीक है। अब जो ये है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहाँ पे है, डेनमार्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेनली किसने बनाया था ये, फाउंडेशन ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, किसने बनाया था ये, फाउंडेशन ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने बनाया था ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था। मेनली जो ब्लू फ्लैग बीचेज हैं उनको वर्ल्ड में सबसे क्लीनेस्ट बीचेस माना जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, बीम्स प्रोग्राम हमारा बीच कंजर्वेशन के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजबेल, ऑरेंज ओकलीफ, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे क्या हैं, बटरफ्लाइज हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है करंट अफेयर्स में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, बीच सैंड माइनिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज रेट ऑफ शोरलाइन इरोजन, कि जो शोरलाइन इरोजन है वो बढ़ सकता है, बिल्कुल। रिट्रीट ऑफ वाटर लाइन, बिल्कुल जहाँ पे वो छिपा के रुकते हैं वो रिट्रीट हो सकती है, पीछे शिफ्ट हो सकती है। और थर्ड है रिडक्शन इन डिजोल्व ऑक्सीजन, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे टर्बिडिटी बढ़ जाएगी अगर आप वहाँ से माइनिंग करोगे तो, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हैबिटेट लॉस हो सकता है बहुत सारी स्पीसीज़ का, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो सकता है। और क्या होगा, इरोजन हो सकता है, इरोजन तो बता ही दिया, ठीक है, इरोजन होगा इसमें। और मतलब स्टॉर्म्स, मतलब जो भी सुनामीज़ हैं, वेव्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन बहुत कम हो पाएगी, ठीक है, वहाँ से प्रोटेक्शन बहुत कम हो जाएगी, टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाता है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, लोटिक वाटर इकोसिस्टम का हमें एग्जांपल बताना है। किसका, लोटिक वाटर इकोसिस्टम का हमें एग्जांपल बताना है। लोटिक वाटर इकोसिस्टम में वो वाले आते हैं जो मूविंग वाटर बॉडी होती है, मूविंग में आते हैं लोटिक वाटर, ठीक है। तो रिवर क्या मूव करती है, मतलब लोटिक मतलब मूविंग, ठीक है, याद रखना, मूविंग। तो रिवर्स यस मूव करती हैं, क्रिक यस मूव करती हैं, स्प्रिंग यस मूव करते हैं, मार्शेज क्या मूव करते हैं, नहीं, मार्शेज मूव नहीं करते, वो एक ही जगह वो रहते हैं। तो आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। तो जो चीज़ें, जो वाटर बॉडीज मूव करती हैं, जिसमें मूविंग वाटर होता है, उसको बोलते हैं लोटिक वाटर इकोसिस्टम। एक होता है लैंटिक वाटर इकोसिस्टम, लैंटिक वाटर इकोसिस्टम जिसमें मेनली पानी खड़ा रहता है, जैसे कि हो गए हमारे लेक्स, ठीक है, लेक्स हो गए, हमारे पॉन्ड्स हो गए, उसके बाद पूल्स हो गए जो सीजनल पूल्स बनते हैं, उसके बाद हमारे मार्शेज हो गए, अभी करवाया मार्शेज, ठीक है, उसके बाद स्वैम्प मार्शेज, ठीक है, उसके बाद सिप्स, उसके बाद डिचेज, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे लैंटिक इसमें आते हैं। तो आपको लैंटिक का भी पता चल गया, लोटिक का भी पता चल गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया का भी यूज़ हो सकता है, फंजाई का भी और एल्गी का भी, तीनों का यूज़ हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, इन सब का यूज़ हो सकता है। और मेनली जो बैक्टीरिया यूज़ होता है उसको ऑयल जैपिंग भी बोलते हैं, जब बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं तो उसको ऑयल जैपिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऑयल जैपिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि मैरिनोबैक्टर, ये भी ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है। एक था ओसिनोस्पाइरलिस, ठीक है, ये भी वो होता है। एक है शूडोमोनास, और एक है एल्कलनीवोरेक्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया हैं, मतलब सारे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हमें 90 क्या बोलता है, एज स्पीसीज के बारे में बताना है। एज स्पीसीज क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड, इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज को बोलते हैं एज स्पीसीज, ठीक है। तो क्या क्या आता है इसमें, फर्स्ट दे आर थ्रेटेंड स्पीसीज दैट हैव फ्यू और नो क्लोज रिलेटिव्स, ये थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं जिसके कुछ या फिर कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं होते, बिल्कुल। सेकेंड है एशियन एलिफेंट एंड रेड पैंडा आर कंसिडर्ड एज स्पीसीज, जो ये एशियन एलिफेंट और रेड पैंडा को एज स्पीसीज बोला जाता है, बिल्कुल, ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हो गई हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। एज स्पीसीज मेनली क्या होती हैं, मेनली एज प्रोग्राम ये चलाया किसने था, सबसे पहले एज प्रोग्राम चलाया था जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने। किसने चलाया था, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने चलाया था 2007 में, ठीक है। मेनली जो भी ये स्पीसीज़ हैं, एज स्पीसीज़, उनको कंजर्व करने के लिए और उनके थ्रू अवेयरनेस को रेज करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो हैं, जैसे कि एशियन एलिफेंट हो गया, एशियन एलिफेंट भी है इसमें, एशियन एलिफेंट तो लिखा ही दिया, रेड पैंडा हो गया, उसके बाद ड्यूगोंग, ये भी एज स्पीसीज़ में आती हैं, और गेंगिस डॉल्फिन,
गैंगिस डॉल्फिन, ये भी किस में आती है, इसी में आती है, तो ये सारी हैं, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, कौन से करेक्ट पेयर है, मतलब कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल बताना है, ठीक है, कौन से स्टेट का कौन सा एनिमल है। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या है, याद रखना है, यहाँ का है फिशिंग कैट। क्या है, फिशिंग कैट। उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का क्या है, मस्क डियर, मस्क डियर ही है। और दिल्ली का क्या है, याद रखना, दिल्ली का क्या है, नीलगाय। दिल्ली का क्या है, नीलगाय, नीलगाय, ठीक है, दिल्ली की है नीलगाय। तो केवल और केवल सेकंड करेक्ट है और सारे रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर बात करें मस्क डियर, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। जो नीलगाय हैं ये लिस्ट कंसर्न है, और जो हमारी फिशिंग कैट है ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये सारे इंडेंजर्ड है। तो ये हो गई हमारी स्टेट बर्ड्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कूल स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताना है, कूल स्पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। कूल स्पोर्ट्स को क्या होता है, वर्ल्ड के लास्ट रिफ्यूजी भी इनको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट है, दीज आर दी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर ए हाई नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज थ्राइव एंड परसिस्ट, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हाई नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज लास्ट में जाके वहीं पे रहती हैं। सेकंड है, अमेजन रेन फॉरेस्ट डोमिनेंट कूल स्पोर्ट है, बिल्कुल ये है, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। और इसमें कौन कौन से आते हैं, अमेजन होता है, एंडीज होता है, टुंड्रा भी इसी में आते हैं, बोरियल फॉरेस्ट इसी में आते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे कूल स्पोर्ट्स में ही आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्या बोलता है, इट इज़ द टॉप मोस्ट जोन नियर द शोर ऑफ लेक और पॉन्ड। ये मतलब ये टॉप मोस्ट जोन है, मतलब देखो हमें बताना है कौन सा जोन कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले ये टॉप मोस्ट जोन है, ठीक है, और क्या है, ये वार्मेस्ट जोन है। और थर्ड है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलते हैं, मतलब रन ऑफ से यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये कौन सा जोन है, तो याद रखना ये कौन सा जोन है, लिटोरल जोन। कौन सा है ये, लिटोरल जोन है, जहाँ पे ये चीज़ें आती है। बेंथिक जोन तो सबसे नीचे आता है, जहाँ पे मतलब पूरी मिट्टी विट्टी जमी होती है। लिम्नेटिक जोन होता है पूरा जो ओपन सी वाला होता है, मतलब जहाँ पे ओपन सी होता है उसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। और प्रोफंडल जोन जो होता है वो बेंथिक के ऊपर होता है, मतलब ये जैसे कि बेस है तो ये बेंथिक जोन हो गया, इसके ऊपर जो होगा वो होगा प्रोफंडल जोन, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। हमें बताना है बायो एक्युमुलेशन के बारे में। अगर बायो एक्युमुलेट किसी मिनरल को या किसी केमिकल को करना है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट होगी रंग, वो क्या होना चाहिए, फैट सोल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहली खूबी होनी चाहिए वो फैट सोल्यूबल होना चाहिए। सेकंड है वेरी फाइन मोलिकुलर साइज, नहीं वेरी फाइन नहीं होना चाहिए, मॉडरेट या फिर लार्ज होना चाहिए, ठीक है, तो सेकंड हो गया रॉन्ग, तो आंसर क्या आ गया, सी। इसका मतलब हाई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी। डीडीटी का एग्जाम्पल मान लो इसमें, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्या बोलता है, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है, करंट अफेयर्स में हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसको कौन कौन करता है, सबसे पहले है नीति आयोग और पॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको करते हैं बिल्कुल। सेकंड है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसका जो मेन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को करने के लिए, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले करंट अफेयर्स में हो चुका है, जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो मेनली इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए है, और नीति आयोग और पॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ही इसको मिलकर कर रही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हीट वेव्स के बारे में बताना है। हीट वेव्स जो ओशन में होती हैं उनको मेरीन हीट वेव्स कहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताना है। फर्स्ट है, दीज अक्कर व्हेन सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड स्टे अबव द एक्सपेक्टेड सीजनल टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 5 days, बिल्कुल। सेकंड है, दे कैन अक्कर बोथ इन समर एंड विंटर्स, बिल्कुल। दे कैन बी स्ट्रेंथन बाई वार्म ओशन करंट, बिल्कुल। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं 97 पे। क्या बोलता है, हमें इंट्रैक्शन दी गई है और स्पीसीज दी गई है। ये क्वेश्चन पिछली बार मैं करवा चुकी हूँ अच्छे से। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। इसमें क्या बोलता है कि वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड वन इज अनअफेक्टेड, नहीं, एक को नुकसान होता है, तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकंड है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक अनअफेक्टेड होती है, ये मैंने बताया था, तो यस ये सही दे रखी है। थर्ड है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, तो इसमें बोल रखा है दोनों हार्म होती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर आ गया बी, ठीक है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्या बोलता है, द हिमालयन रेंजेस शो ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन विद चेंज इन एल्टीट्यूड। तो हमें बताना है कि अगर हम लोअर से हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो कैसे कैसे हमें वेजिटेशन मिलेंगी। तो याद रखना, लोअर पे क्या होगा, लोअर हिमालयाज पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगी, और ऊपर जाते जाएंगे क्या मिल जाएंगे, टुंड्रा वाला मिलेगा, ठीक है, टुंड्रा रीजन मिलेगा। तो सबसे नीचे क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हमें डेसिडुअस, लोअर से जाना है, ठीक है, लोअर से जाना है, तो सबसे पहले में मिलेगा डेसिडुअस, और सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, मोसिस एंड फर्न्स, वो क्या होती है, टुंड्रा में होती हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले, फोर्थ सबसे लास्ट में, दो में है। अब देखो वेट टेम्परेट पहले मिलेगा कि ग्रासलैंड, तो सबसे पहले आएगा वेट टेम्परेट पहले आएगा और ग्रासलैंड आएगा, फिर मोसिस आएंगे। तो 1 2 3 4 ये डायरेक्ट सिक्वेंस इसमें लिख रखी है, ठीक है, आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं 99 पे।
मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ए मेजर यूएन स्पॉन्सर्ड एफर्ट आइडेंटिफाइड 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। बड़े ही अच्छे से सारी सर्विसेज मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी। सबसे पहले है सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन क्या प्रोविजनिंग सर्विस है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। ये क्या है? ये एक सपोर्टिंग सर्विस है, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विस है। फ्यूल वुड क्या है? एक प्रोविजनिंग सर्विस है। और एयर प्योरिफिकेशन क्या? एक रेगुलेटिंग सर्विस है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे रॉन्ग है और सेकंड सही है, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या बोलता है? इटोशा पेन के बारे में बताना है। इटोशा पेन कहाँ पे है? ये कहाँ पे? नामीबिया में है। कहाँ पे है? नामीबिया में है, ठीक है। और नामीबिया के नॉर्थ में है। वहाँ पे देखो इटोशा पेन जो है वो इंडोरेक सॉल्ट पेन है, ठीक है। और कालाहारी बेसिन का ये पार्ट है, मतलब क्या है? ये कालाहारी बेसिन का पार्ट है। और इटोशा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। इटोशा नेशनल पार्क भी है जो कि एक रामसर साइट भी है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, देखो नामीबिया के अगर हम नॉर्थ की बात करें, नामीबिया के अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे कि जोबर्ट माउंटेन, ओटावी माउंटेन और वहाँ पे एक नामिब डेजर्ट भी है, ठीक है। नामिब डेजर्ट भी है वहाँ पे, ठीक है। उसके अगर मिडल में जाएंगे आप, मिडल में जाएंगे तो वहाँ पे खोमास हाईलैंड पाएंगे। खोमास हाईलैंड वहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप उसके साउथ में जाओगे, नामीबिया के साउथ में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? ग्रेट कारा माउंटेन्स मिलेंगे और होब हाउच प्लेट्यू मिलेगा। तो ये सारी चीज़ कहाँ पे हैं? आ सकता है अफ्रीका के बहुत सारे जो ये जोग्राफिकल लोकेशंस हैं वो मैप में आती हैं, ठीक है। अगर आप देख लेना, ओकोवांगू प्लेट्यू एक बार पूछा गया था पेपर में, ओकोवांगू प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आती हैं, तो इसीलिए मैंने नामीबिया में जितनी चीज़ें हैं वो सारी करवा दी हैं। तो आज के भी हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको लेके हमारे टोटल 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। केवल बचे हैं 200 क्वेश्चन। बने रहिए, 2 से 3 दिन में हमारे पूरे जितने भी 400 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करो फ्रेंड से, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम नई नई वीडियोज़ जल्दी जल्दी लेके आएँ, अच्छी वीडियोज़ बनाएं, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।